भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आज ये प्रेस वार्ता आयोजन करने का मुख्य जो कारण रहा है कि वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार के नाम से जानी जाती है और वर्तमान हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और पूरे देश के अंदर ईडी का बोलबाला है, जांच एजेंसियों का बोलबाला है और यही संबंध आरपीसी सदस्य बाबूलाल कटारा जो थे उनसे रिलेटेड जब ये मामला सामने आया, आज हमारा मुख्य रूप से प्रेस वार्ता करने का रीजन ये रहा है कि बाबूलाल जी कटारा जो आरपीसी सदस्य नोमिनेट हुए, वो नोमिनेट हुए नवंबर, शायद 15 अक्टूबर 2020 में, और बनने के बाद कुछ समय बाद ही चर्चा में आए। चर्चा में इसलिए आए कि एसआई भर्ती पेपर लीक हुआ और एसआई भर्ती का जब खुलासा हुआ, एसआई भर्ती के साथ साथ अन्य भर्तियों का भी खुलासा हुआ। सरकार की एजेंसियों ने बाबूलाल जी पर कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस मामले को ईडी ने अपने हाथ में लिया और अन्य एसओजी के बयानों में भी बहुत सारी चीजें सामने आई और ईडी ने जो बयान लिए उन बयानों में भी बहुत सारी चीजें सामने आई। इसमें मूल रूप से सामने आया कि बाबूलाल जी की जो नियुक्ति हुई वो किन नेताओं की अनुशंसा पे हुई। नियुक्ति होने के बाद बाबूलाल जी कटारा से कितने नेताओं ने संपर्क किया और पेपर लीक जो प्रकरण हुआ, उस पेपर लीक प्रकरण में कितने नेताओं का रोल रहा, कितने नेताओं ने इनके अनुशंसा पे पैसा लिया, पेपर लेने का काम किया, यह लंबे समय से चर्चा में आ रहा है। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से सवाल है कि इस क्षेत्र के दिग्गज नेता महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए और जब कांग्रेस में थे उस समय उनपे बड़े आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। बाबूलाल जी कटारा को लेके भी उनसे संबंध अच्छे बताए, उनकी अनुशंसा में इनका मुख्य रोल बताया। पूरे क्षेत्र की जनता का और विशेषकर पूरे राजस्थान की आम जनता का मन में यह था कि कार्रवाई होगी, लेकिन जैसे वो भाजपा में गए तो लोगों को लगा कि अब कार्रवाई नहीं होगी और आम जनता में प्रचलन में है कि भाजपा के पास ऐसी एक वॉशिंग मशीन है जहां पर अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति, गलत व्यक्ति चला जाता है तो वो धुल जाता है। लेकिन आज वहीं से महेंद्रजीत मालवीय वापस कांग्रेस में आए हैं। हमारा वो किस पार्टी में जाए, क्या करे, कहां जाए, कहां रहे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, सरोकार नहीं है। लेकिन हम आज विशेष रूप से कहना चाह रहे हैं कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अधिकारी बाबूलाल जी कटारा को आरपीसी सदस्य बनने का अवसर मिला था। एक इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात थी, गर्व की बात थी। लेकिन जैसे उन पर इनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद इस क्षेत्र में ये माहौल बनाया, विशेषकर पूरे राजस्थान देश की राज्य की राजधानी में हम सुनते हैं कि आदिवासी अधिकारी था और अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया। जो राजनीतिक लोग उनकी अनुशंसा पे उनको लगाया और जिन राजनीतिक लोगों का पेपर लीक में संबंध था, इन राजनीतिक लोगों ने कन्नी काट लिया और कन्नी काट के एक आदिवासी समुदाय को रडार पे लगा दिया पूरा। बाबूलाल जी कटारा का संबंध आदिवासी समुदाय और इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से बता के इस क्षेत्र और आदिवासी समुदाय की छवि धूमिल करने का काम किया। मेरा कहना है कि बाबूलाल जी कटारा को आरपीसी सदस्य कांग्रेस की सरकार में बनाया था। यहां कोई सामाजिक फैसला नहीं था और न ही क्षेत्र का फैसला था। बाबूलाल जी कटारा को आरपीसी सदस्य बनाना एक राजनीतिक फैसला था और ये कहा जाए कि स्वार्थी राजनेताओं का फैसला था। मैं स्वार्थी राजनेताओं का फैसला इसलिए कहना चाहूंगा, आप सबके विदित हैं कि काकरी डुंगरी प्रकरण 2020 में हुआ। आज 2026 में हमने प्रवेश किया, आज 5 साल होने आ गए। लेकिन इस प्रकरण को भुला नहीं जा सकता। यह प्रकरण भविष्य में भी
हर कड़ी से जुड़ेगा वो, और वो इसलिए जुड़ेगा, आज भी इसलिए जुड़ रहा है बाबूलाल जी कटारा से। हमारी सबकी जानकारी में और क्षेत्र की जनता को जानना जरूरी है कि काकरी डुंगरी प्रकरण 24 सितंबर 2020 को हुआ और बाबूलाल जी आरपीसी सदस्य कब बने? 15 अक्टूबर 2020 को। मतलब काकरी डुंगरी प्रकरण होने के मात्र 20 दिन बाद बाबूलाल जी कटारा आरपीसी सदस्य बने। और ये क्लियर है कि काकरी डुंगरी प्रकरण से जुड़ा हुआ मामला था। यह जानना जरूरी है कि काकरी डुंगरी प्रकरण के तहत जो घटनाक्रम हुआ और उसमें हम तात्कालिक उस समय हमारी बीटीपी पार्टी थी, मैं विधायक था, हम पे लांछन लगाने का काम किया, हमको बदनाम करने का काम किया। लेकिन हकीकत यह है कि जो राजनेता बाबूलाल जी कटारा को आरपीसी सदस्य नॉमिनेट करने में जिनका रोल था, और नॉमिनेट करते वक्त उन्होंने ब्रीफ नोट बना के दिया था सरकार को कि काकरी डुंगरी प्रकरण को शांत कराने में आदिवासी अधिकारी बाबूलाल जी कटारा का रोल है, इसलिए उनको आरपीसी सदस्य बनाया जाए ताकि आदिवासी वोट बैंक को साधा जाए। यह पत्र में लिखा था, कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री गहलोत साहब को यह ब्रीफ नोट किया था। मेरा कहना है कि जो नेता बाबूलाल जी कटारा की अनुशंसा करने वाले थे, इन्हीं नेताओं ने काकरी डुंगरी प्रकरण कराया था। यह सच्चाई है। आप जानते होंगे कि काकरी डुंगरी प्रकरण के बाद कुछ चैनलों ने इस चीज को उठाया, एक वरिष्ठ नेता का नाम लिया कि इस नेता की वजह से मामला शांत हुआ। अधिकारी ने बाबूलाल जी का नाम उछाला कि इस अधिकारी ने मध्यस्थता की और मामला शांत किया। दोनों लोगों को इनाम मिला, एक को आरपीसी सदस्य बनाया, दूसरे को मंत्री बनाया नेक्स्ट। लेकिन कहा जाता है कि कुदरत का कहर या कुदरत किसी को नहीं बख्शती है। आज हमारा जो सवाल है, आज हमारा जो कहना है कि यह आदिवासी समुदाय की छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है, और जो नेता इसमें इन्वॉल्व थे वो साइड में हट रहे हैं, अपने छवि सुधारने में लगे हैं। हम सरकार से आज मांग करते हैं और सरकार से सवाल पूछना चाहता है, मैं ही नहीं, इस क्षेत्र का समस्त आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का प्रत्येक वर्ग का युवा, और इस क्षेत्र ही नहीं पूरे राजस्थान का बेरोजगार युवा, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, आज डबल इंजन की सरकार की बात करते हो, तो आरपीएससी में पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक में कितने लोग इन्वॉल्व थे? बाबूलाल जी ने स्वयं ने कहा है कि इन नेताओं की अनुशंसा पे लगा और इन नेताओं ने मेरे से पैसा लिया। तो ये सरकार इन नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? यह भी सवाल उठता है कि आरपीसी क्या एक सदस्य मात्र इन्वॉल्व था? क्या अध्यक्ष से लगा कि दूसरे सदस्य इन्वॉल्व नहीं थे? उसी दौरान एक चर्चा में फिर आया, आरपीसी सदस्य थे मंजू शर्मा जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका भी नाम उजागर हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता थे हमारे बांसवाड़ा के, इनका संबंध साथ में बताया, एसओजी की जांच में भी सामने आया। लेकिन एक चीज देखा गया कि ये पेपर लीक जो प्रकरण जो था, जो गिरोह लंबे समय से काम कर रहा है और वर्तमान में भी हो सकता है कुछ हद तक एक्टिव हो, लेकिन इस सारे का ठीकरा एकमात्र आदिवासी अधिकारी बाबूलाल कटारा पे फोड़ने का काम किया है। और बाकी जो लोग अधिकारी आरपीसी के मेंबर हो या अध्यक्ष हो और इन नेता जो इन्वॉल्व थे, उन सारे नेता साइड में हट गए, बच गए, और एकमात्र आदिवासी अधिकारी को बलि का बकरा बनाने का काम किया गया है। हमारा कहना है कि जो नेता इन्वॉल्व थे कांग्रेस के, बीजेपी की सरकार, हो सकता है उस समय तो मालवीय जी बीजेपी में चले गए थे, इसलिए आपने कार्रवाई रोक दी हो। अब तो आपको भी लात मार के चले गए कांग्रेस के अंदर, वापस भाजपा में चले गए, तो इसलिए आपने कार्रवाई रोक दी हो। आज तो चले गए, तो मैं चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार इस क्षेत्र में जो फर्जीवाड़ा हुआ था, पेपर लीक, ऐसा ही भर्ती अकेले का मामला नहीं है, लाइब्रेरियन भर्ती में हुआ, शिक्षक भर्ती में हुआ, कई अनेक साक्षात्कार इंटरव्यू के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है। इन सारे का खुलासा होना चाहिए। ये वही नेता हैं जिन नेताओं ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 2013 की अधिसूचना लागू करके रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की, 2016 में संशोधित अधिसूचना आई। इन नेताओं ने इस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं का आरक्षण बेचने का तो काम किया ही था, लेकिन बाबूलाल जी के कंधे पे बंदूक रख के नौकरियां बेचने का भी काम उन्होंने किया है।
जो स्वच्छ छवि के साथ मेहनत का युवा था, जो मेहनत कर रहा है, बेचारा गरीब घर से उठ के आ रहा है, अपनी जमीन जेवरात गिरवी रख के पढ़ रहा है, ऐसे युवाओं का हक छीनने का काम किया है नेताओं ने। इनका खुलासा होना चाहिए। और इसलिए हम कई बार कहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर विचारधारा कोई रही नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी एक मजबूत विचारधारा के साथ खड़ी है, लेकिन यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की कोई विचारधारा नहीं है और इंटरनली एक होके लिए लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछला जिला परिषद का चुनाव कांग्रेस बीजेपी एक हुआ, अभी कांग्रेस में गए, कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे। तो इस क्षेत्र को लूटने का काम किया है। तो भारत आदिवासी पार्टी इसका खुलासा करना चाहती है और सरकार से मांग करती है कि बाबूलाल जी कटारा की अनुशंसा करने वाले कितने नेता थे, इन नेताओं पे कार्रवाई हो। ईडी के बयान में आया है, बाबूलाल जी ने स्वयं ने कहा है कि मेरी जान का खतरा है। बाबूलाल जी को किससे जान का खतरा है? हमारा जहां तक मानना है कि बाबूलाल जी के इस बयान पे गहनता से जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने इनकी अनुशंसा करके लगाया है, जिन लोगों का उनका कनेक्शन था, जहां जहां पेपर गए हैं, इन सारे का खुलासा होना चाहिए इस सरकार में। अगर भाजपा सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी इसका खुलासा नहीं करते हैं तो इन पे भी सवाल उठेगा और आपको जीरो टॉलरेंस की बात करने का कोई अधिकार नहीं है इस क्षेत्र के अंदर। आपको भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करने की कोई सवाल नहीं है। आपने सरकार में आए, सरकार में भाजपा एक बात पे आई थी कि राजस्थान में फर्जी कांग्रेस पे लांछन लगाए थे कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बेचे जा रहे हैं, और युवाओं की बात करके ही राजस्थान सरकार में भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार आने के बाद चुप बैठी है, मुख्य मुद्दों से भटकाने का दूसरा काम कर दिए। तो हम चाहेंगे कि सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दूसरा, आज हमारा जो विषय है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर और विशेषकर उदयपुर में यूडीए की जो तानाशाही, यूडीए का जो बुलडोजर को लेके काफी चर्चा में रहता है। हर 2-3 दिन में कोई न कोई प्रकरण होता है। कभी किसी का घर उजाड़ा जाता है, किसी का परिवार उजाड़ा जाता है, कभी पूरी कॉलोनी उजाड़ दी जाती है। इसको लेके हाल ही एक हाईकोर्ट का फैसला आया और इस फैसले में यह सामने आया कि हाईकोर्ट ने फैसला इसलिए दिया कि क्षेत्र से कई नगरपालिका क्षेत्र के लोग गए थे, हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका का बेंच बनाया था। हमने पिछले 3 साल पहले 2022-23 के अंदर संविधान के जो प्रावधान है, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243(1) में यह प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अगर आप नगर निकायों का निर्माण करते हो, गठन करते हो या विस्तार करते हो, तो आपको 5वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 244(1) जो है, उसके विशेषाधिकारों को ध्यान में रखते हुए आपको नगरपालिकाओं का गठन करना है। यह संविधान के अंदर प्रावधान है। इसी प्रावधानों के तहत मेरे सिमलवाड़ा, मेरी विधानसभा, पूर्व विधानसभा 84 के अंदर सिमलवाड़ा था, वहां नगरपालिका जबरदस्ती घोषित किया। हम हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में हमने इसी का हवाला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिकाओं का निर्माण करना असंवैधानिक है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान कह रहा है। हाईकोर्ट ने इसको माना। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार को पूछा 2023-22 के अंदर कि क्या अनुसूचित क्षेत्र में मेसा कानून लागू है। इसमें 2 चीजें हैं, हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी सामान्य क्षेत्र का कानून अगर अनुसूचित क्षेत्र में लागू करते हैं तो राज्यपाल महोदय को अधिकार है कि उस कानून को लेकर अपनी टिप्पणी करे या अध्यादेश जारी करे। राज्यपाल महोदय स्वतंत्र हैं टीएससी से परामर्श लेके कि यह कानून सीधा रूप से लागू होगा या इसमें कुछ विशेष प्रावधान या इंप्लीमेंटेशन या मॉडिफाई करके इसको लागू करेंगे। तो सरकार को पूछा क्या मेसा कानून लागू है, सरकार ने कहा नहीं लागू है। सरकार को पूछा क्या अनुसूचित क्षेत्र में बिना मेसा कानून के नगरपालिका का निर्माण हो सकता है, सरकार ने कहा नहीं हो सकता है। विधि विभाग से टिप्पणी आई और फैसला पक्ष में आया और उस समय 6 से 7 नगरपालिका हमने निरस्त कराई। इसी के आधार पे यूडीए को लेके कुछ सामाजिक संगठन के लोग गए, सेमारी नगरपालिका को लेके ऐसे 19 प्रकरण चल रहे थे। इसमें एक चीज बड़ी सामने आई कि 19 प्रकरणों में एक बलीचा का केस कोई व्यक्ति गया जो हमारी जानकारी में नहीं है। सेम प्रकरण थे, एक प्रकरण बलीचा से गया
और बलीचा से जो प्रकरण गया, उस प्रकरण ने हम जिस लाइन पे जा रहे थे उस लाइन पे नहीं जाते हुए उन्होंने अलग हवाला दिया और हाईकोर्ट ने बलीचा की जो पिटीशन थी उस पर फैसला सुनाया और सारे जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिका नगर निगम को लेके राज्यपाल महोदय ने किसी प्रकार की कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, इसलिए जब तक राज्यपाल महोदय अनुसूचित क्षेत्र में म्युनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया या मैसा कानून जब तक केंद्र सरकार पास नहीं करे या राज्यपाल महोदय उसके लिए विशेष अधिसूचना जारी नहीं करे, तब तक नगरपालिका नगर निकायों का यूडीए का विस्तार होता रहेगा। यह सुप्रीम हाईकोर्ट ने भी फैसला हाल ही 7-8 दिन पहले दिया है। तो हमारा जो तक लगा, हमारी जो तहकीकात में आया, इस ये मैसा कानून को लेके नगरपालिका नगर परिषद यूडीए में रहने वाले लोगों को लेके सड़क की लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है। विधानसभा हो लोकसभा हो उसमें हमारे विधायक और मैंने स्वयं इस बात को उठाया है और न्यायालय की लड़ाई भी हम लोग लड़े। सड़क की लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी लड़ी, संसद की लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है इस बात को, और कोर्ट के रास्ते भी हम ही गए, लेकिन एकमात्र केस बलीचा का गया वो हमारी जानकारी में नहीं है। हमें जहां तक लगता है और ये सच्चाई है कि उदयपुर यूडीए के अंदर जो भूमाफिया लोग थे जिन्होंने यूडीए की जमीन अपनी जमीन बता के बेचने का काम किया, लोगों को बेची, स्टाम्पी दिया, इस इलाके के आसपास जो पॉलिटिकल लीडर है, जो भूमाफिया बने हुए, भूमाफिया से संपर्क है, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, ये सारे अधिकारी भूमाफिया पॉलिटिकल लोगों ने मिलके हमारी याचिकाओं को क्रेश कराने के उद्देश्य से बलीचा से एक फर्जी व्यक्ति को तैयार किया, ऐसा हमें आभास हुआ और ये सच्चाई है। क्योंकि हमारे 18 पिटीशन लगी थी और एक पिटीशन को 18 मतलब उस एक पिटीशन से 18 पिटीशन को जोड़ के कोर्ट ने फैसला दिया है, उसको लेकर हम अवश्य सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन उदयपुर की जनता को जानना जरूरी है, क्योंकि आज हमने देख रहे हैं, आज मैं सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये बड़ीगढ़ कोटियाफला सवीना में 102 मकान गिराए। इसमें आदिवासी नहीं, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, सामान्य सब व्यक्ति थे, हर वर्ग का व्यक्ति था। यूडीए की इतनी तानाशाही चल रही है, इसमें भाजपा के आधे लोग विरोध कर रहे हैं, आधे समर्थन कर रहे हैं, जनता को वोट बैंक बनाने के लिए जानबूझ के माहौल बना रहे, और कांग्रेस के नेताओं ने भी खाना पूर्ति करने का काम किया मात्र। इसको लेके तह तक नहीं जा रहे हैं। ये यूडीए के पट्टे स्वयं लोगों ने दिया, किस किस नेताओं ने दिया, इस पे मुकदमा नहीं हुआ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। लोगों को, जो लोग मजदूरी करके अपना 2 पैसा कमाया, लोन लेके 2 पैसा कमाया, उससे जमीन ली है उन्होंने। हो सकता है अनलीगल हो हमारी नजर में, सरकार की नजर में, लेकिन वो अनपढ़ है बेचारा, गरीब पे व्यक्ति, उसको नहीं पता है कानून क्या होती है। तो उदयपुर में जो जमीनों का खेल हो रहा है और हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेके हम अवश्य सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन मैसा कानून को लेके सरकारें कोई भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, किसी भी गरीब तबके के लिए ये सरकारें हमेशा अपनी कन्नी काटने का काम करती है। मैसा कानून 2001 में राज्यसभा में पेश हुआ। मेरा जो राजनीतिक कैरियर रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस, अनुभव रहा है, मैंने एक चीज नोटिस की कि जितना मैसा कानून पेंडिंग है, किसी देश की दो सदन है हमारे, राज्यसभा लोकसभा, देश के लिए कानून इन दोनों सदनों में किसी भी सदन के थ्रू आता है और दोनों सदनों में पास होता है। मात्र एक मैसा कानून ऐसा है जो 2001 से लगा के 2025 आज 26 आ गया, तब तक पेंडिंग है। कोई भी कानून राज्यसभा या लोकसभा में आने के बाद इतने लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रहता है, या तो वो पास होगा या क्रैश होगा। उन्होंने कमेटी को भेजा 2001 के अंदर, 2003 में जीपीसी ने, कमेटी ने उनको रिप्लाई दे दिया, सभी राज्यों से सलाम मशुरा हो गया। लेकिन 2001 से लगा के 2025 तक इसमें कांग्रेस की सरकार भी रही, यूपीए की सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी रही, लेकिन नगरपालिका नगर परिषद जो 5 अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है उनको कानूनी रूप देने का काम नहीं किया है। तो इन लड़ाई को लेकर भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को जानना जरूरी है। और उदयपुर के यूडीए में रहने वाले जो साथी हैं वो किसी भी वर्ग का है, गरीब व्यक्ति है, सच्चा है, उसके साथ भारत आदिवासी पार्टी खड़ी है।
सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, संसद की लड़ाई भी लड़ेंगे। भले हम हाईकोर्ट में हार गए हैं, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि मेसा कानून पिछले जो बजट सेशन